प्रिय साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक हो सब लोग? मित्रों, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम चल रहा था और मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा। आज हम लोग मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम या झिल्ली साम्य से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मॉडल हैं। वैसे ये इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस को परिभाषित करते हैं, जिसका सीधा संबंध मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया से है। हम इन तीनों मॉडल पर और उनके मैथमेटिकली एनालिसिस पर चर्चा करेंगे और 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे। हालांकि डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए नहीं मिले मेरे को, लेकिन मैंने पीछे के पेपर देखे, मॉडल पेपर देखे कुछ एक, उनमें 2-3 क्वेश्चन ये जो है मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम के मुझे दिखाई दिए। बाकी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप लोग कर ही दोगे भी। सोडियम पोटेशियम पंप का किससे संबंध है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, तो ये आप लोग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कोई भी सेल जो होती है, कोई कोशिका जो होती है, उसमें आयन संतुलन में या आयन असंतुलन में मुख्य भूमिका कौन से आयन की है, तो वो K+ आयन की है। ये तो आप लोगों को डायरेक्टली कर दोगे, लेकिन मॉडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे। खैर, आप लोग हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस के मॉडल। एक मॉडल्स हैं, 3 मुख्य मॉडल हैं और एक एक मॉडल पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मॉडल का नाम है हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल। हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है? 3 मॉडल है, हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल, गाय चैपमैन मॉडल और स्टर्न मॉडल। जो हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल है, ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, तो जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के आवेश को आंतरिक हेल्महोल्ट्ज़ प्रावस्था मानता है या प्राथमिक स्तर मानता है। उसके चारों ओर विद्युत अपघट्य पदार्थों की जो विपरीत आवेशित आयनों की जो परत बनेगी, उस परत को यह आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज या बाह्य हेल्महोल्ट्ज़ प्रावस्था मानता है। और इसके अनुसार जो बाह्य हेल्महोल्ट्ज़ प्रावस्था है वो एक स्थिर प्रावस्था है, एक फिक्स प्रावस्था है। आप ज़रा ध्यान से सुनो क्या मानता है ये, पॉइंट वार चलेंगे। ये मानता है, मान लीजिए ये कोई भी इलेक्ट्रोड है और आपने इस इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में डाल रखा है। ये इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को आप लोगों ने डाल रखा है विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में। ये यहाँ पर एक विलयन है कोई, जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ, हालांकि विद्युत अपघट्य पदार्थ तो और भी यहाँ चारों तरफ होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बनाया है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन है। इलेक्ट्रोड जैसे आप लोग बनाते हैं ना, सेल बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड ऐसे ही तो डालते हैं। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा है। आप धनावेश भी मान सकते हैं, ऋण आवेश भी मान सकते हैं, जो मर्जी वो मान सकते हैं। हमने यह मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यानी इस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश है ज़्यादा। यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, इस पर एक किसी न किसी आवेश की एक परत बनी। इस परत का नाम होता है आंतरिक हेल्महोल्ट्ज़ परत। आंतरिक हेल्महोल्ट्ज़ परत। आप लोग हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल पढ़ रहे हैं और ये आंतरिक हेल्महोल्ट्ज़ परत मानता है, जिसको हम प्रावस्था भी कह सकते हैं, इनर हेल्महोल्ट्ज़ फेज।
आगे हम लोग IHP लिखेंगे, आप लोग समझ लेना, इनर हेल्महोल्ट्ज़ फेज है। अब यहाँ यदि इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है तो विद्युत अपघट्य पदार्थों के जो धनावेश होंगे वो इस ऋणावेश से आकर्षित होकर के एक प्रावस्था का निर्माण करेंगे। ऐसे जो विपरीत आवेशित आयनों की प्रावस्था होगी इसको बाह्य यानी आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज कहेंगे, या बाह्य हेल्महोल्ट्ज़ परत या परावस्था का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात समझो आप लोग। ये क्या कहते और ऐसा मानते हैं हम लोग, ऐसा देख रहे हैं कि जो हेल्महोल्ट्ज़ परत है इनर, इससे आउटर हेल्महोल्ट्ज़ परत के बीच की दूरी r मान लो आप लोग, डिस्टेंस जो है वो r है, r दूरी है। अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल के अनुसार जो आउटर हेल्महोल्ट्ज़ परत बनी है ये एक फिक्स परत है, एक स्थायी परत है, एक स्थिर परत है, जिसको आप स्टैटिक फेज भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन जो OHP बनी है वो एक स्टैटिक या स्थिर प्रावस्था बनी है। तो मैं यहाँ मेन बातें लिख देता हूँ, आपके ध्यान में रहेगा। एक नंबर बात यह है कि इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार ऐसे लाइन खींच दूँ क्या? इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रोड पर कोई आवेश, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे वो धनावेश हो, कोई भी आवेश IHP यानी इनर हेल्महोल्ट्ज़ फेज का निर्माण करता है, तथा विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, विद्युत अपघट्य का अंग्रेजी शब्द इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य पदार्थों का विलयन के विलयन लिखो आप लोग, के विलयन में विपरीत आवेशित आयन आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज का निर्माण करते हैं। पहली बात तो ठीक है, इनका निर्माण कर लिया। 2 नंबर बात, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज एक स्थिर व स्थायी यानी फिक्स प्रावस्था है, यानी यह एक स्टैटिक या फिक्स्ड फेज है। इस लाइन को याद रखना, यह हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि जो आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज बनेगी, यानी जो द्वितीयक स्तर बनेगा, वह एक स्थायी या स्टैटिक फेज होगा हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन के अनुसार। अब आप लोग एक चीज़ देखो, नंबर 3 बात, यह बात देखिए कि जो इनर हेल्महोल्ट्ज़ फेज है और जो आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज है, इन दोनों पर विपरीत आवेश है। आंतरिक और बाह्य हेल्महोल्ट्ज़ परतों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनमें विभव उत्पन्न हो जाएगा, जो जीटा विभव कहलाएगा। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। IHP व OHP विपरीत आवेशित होने के कारण
विपरीत आवेशित होने के कारण थीटा विभव उत्पन्न हो जाता है, यानी कुछ वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है या पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। विभव को पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं। पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? थीटा विभव उत्पन्न हो जाएगा, एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा इनर और आउटर हेल्महोल्ट्ज फेज के बीच। अब आप लोगों को मैं विभव का एक फॉर्मूला बताता हूँ। जनरली जो विभव होता है V बराबर KQ/R होता है। यदि K तो एक कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट हो तो V और R आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी विभव और दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ जो OHP है और IHP तो एक फिक्स स्तर है ही है, OHP भी फिक्स है, एक स्थिर प्रावस्था है, एक जगह स्टैटिक फेज है। इसलिए जैसे जैसे आप IHP से OHP के बीच जाएंगे, यानी दूरी बढ़ेगी, एक निश्चित क्रम में विभव के मान में कमी आएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव के मान में कमी आएगी। तो आप लोगों को विभव के मान में कमी क्यों आएगी? क्योंकि V और R आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो R बढ़ने के साथ साथ, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ, R बढ़ने के साथ साथ V के मान में क्रमिक कमी आएगी, क्योंकि जो आउटर हेल्महोल्ट्ज फेज है, आउटर हेल्महोल्ट्ज फेज एक स्थिर या फिक्स प्रावस्था होती है, यानी एक फिक्स प्रावस्था है। तो वहाँ आयनों में या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए एक फिक्स प्रावस्था होती है। तो यहाँ एक निश्चित क्रमिक कमी आएगी, और क्रमिक कमी आएगी तो यदि आप V और R के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे, ऐसे मान लीजिए ये V है, ये R है, इस प्रकार से है, और ये यहाँ पर मान लीजिए आप लोग, ये यहाँ पर, ये तो है IHP और ये चीज़ है OHP। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ लेना। तो इनके बीच में जो विभव है उसमें कमी तो आएगी, और ये जो ग्राफ है ये रेखीय ग्राफ आएगा। क्रमिक कमी का मतलब क्या हो जाएगा? रेखीय ग्राफ। तो V और R के बीच में प्राप्त होने वाला ग्राफ तथा रेखीय या लीनियर ग्राफ प्राप्त होगा, ग्राफ प्राप्त होगा। एक बार फिर से देखो आप लोग इंटरफेस के या इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस के मॉडल पढ़ रहे हैं। आप लोग पहला मॉडल पढ़ रहे हैं जिसका नाम हेल्महोल्ट्ज पेरीन मॉडल है। ये मॉडल क्या कहलाता है? यदि आप लोगों ने, मैं एक बात बता देता हूँ, पहले कल वाला वीडियो देखना। यदि आप लोगों ने मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 देख करके उसके अच्छे से नोट्स बनाना, फिर पार्ट 2 देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, इस पर कोई ना कोई आवेश है। ये इनर हेल्महोल्ट्ज फेज या आंतरिक हेल्महोल्ट्ज परत बनाएगी। विद्युत अपघट्य पदार्थ में इस इलेक्ट्रोड को आप लोगों ने रखा है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के विपरीत आवेशित आयन एक दूसरी परत बनाते हैं, जिसको हम लोग OHP कहते हैं, जो स्थिर प्रावस्था होगी। V और R के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी V से R की ओर जाएंगे तो V के मान में कमी आएगी R बढ़ने के साथ साथ, लेकिन ये एक स्थिर प्रावस्था है, इसलिए ये कमी जो है ये एक रैखिक क्रम में आएगी, लीनियर ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अब समझो आप लोग 4 नंबर बात। 4 नंबर बात अब जरा ध्यान से सुनना।
अब देखो आप लोग, मैंने ये तो मान लिया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो भी इलेक्ट्रोड आप लोगों ने लिया, और इस इलेक्ट्रोड पर आपने प्लस माइनस कोई आवेश मानना होगा। मान लीजिए आपने माइनस आवेश मानना होगा। अब इसके सामने एक दूसरी जो विद्युत अपघट्य पदार्थ की एक परत बन रही है, वो ये परत मैंने मान ली, और इस परत पर विपरीत आवेश आकर के ऐसे आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे कि नहीं आ रहे। यानी ये तो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है जिस पर आवेश है। आपने इसको इनर हेल्महोल्ट्ज पेयर कहा था, फेज कहा था। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ का आवेश है जिसको आपने आउटर हेल्महोल्ट्ज फेज कहा था। यदि इन दोनों का चित्र बनाते हैं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आता है, जिसको समांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तुलना की जा सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है, ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि इस मॉडल में इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस को एक, वो भी एक, आगे दो मानेंगे हम लोग, इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस को एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्पेलिंग देख लेना भाई आप लोग, माना जा सकता है या माना गया है। ये जो मॉडल है, इसमें इस इंटरफेस को एक कैपेसिटर से तुलना की गई है, वो भी कौन सा, एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र, क्योंकि स्टर्न मॉडल में दो समांतर प्लेट संधारित्र माने जाएंगे। अतः इसकी जो धारिता आएगी, अतः इस इंटरफेस की धारिता, इस इंटरफेस की धारिता या कैपेसिटी, याद आ रही है आपको कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी धारिता, इसकी जो धारिता आएगी सी, आप लोगों को पता होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन एम बटा डी होता है। यहाँ आप लोगों ने जो डी है वो दूरी है, तो यहाँ डी की जगह दूरी को आप लोगों ने आर माना है। एप्सिलॉन एम किसी भी माध्यम की विद्युत पारगम्यता होती है, ये नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। एक होता है परावैद्युतांक, याद आ रहा आपको परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन जीरो होता है। तो एप्सिलॉन एम बराबर परावैद्युतांक गुणा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता हो सकती है। तो यदि क्योंकि यहाँ पर आपने कोई माध्यम विद्युत अपघट्य लिया है, निर्वात या वायु तो हो ही नहीं सकता, तो ये जो इंटरफेस है, इसकी जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो ऐसे हो जाएगी ए गुणा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो बटे आर। क्लियर। वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज तथा पेरिन ने ये जो क्षेत्रफल है, एरिया है, इसको एकांक माना था। आप लोग भी एकांक ले सकते हैं। यदि ऐसा हो तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बटे आर। ये इस इंटरफेस की धारिता का सूत्र आ जाएगा, जो आप लोगों को अच्छे से आता भी होगा। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसकी धारिता का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन एम बटे आर होता है। एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो होता है। ए को आप लोगों ने एक मान लिया, तो सी बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बटे आर हो जाएगा। एप्सिलॉन जीरो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक कहते हैं या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आर की वैल्यू डिस्टेंस है। अब नंबर 5, अब मैं आप लोगों को आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी की चर्चा करते हैं हम लोग। आवेश घनत्व कैसा होगा, आवेश घनत्व
या चार्ज डेंसिटी इसको अंग्रेजी में कहेंगे। ध्यान से देखो आप लोग, आपके पास दो प्रकार की आपके पास देखो आपके पास दो परतें बन रही हैं, IHP और OHP। IHP तथा OHP का आवेश बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 बन गए क्या मेरे से, यहाँ 6 बना दो। याद रखना इसका आवेश और इसका आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी दोनों बराबर होंगे, सिर्फ इनका चिन्ह विपरीत होगा। तो इनका आवेश घनत्व नंबर 5, आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व कैसा होगा? आवेश घनत्व कुछ ऐसा होगा, IHP का आवेश घनत्व बराबर होगा OHP का आवेश घनत्व। लेकिन ये बराबर तो होंगे, इनके चिन्ह विपरीत होंगे, इनके साइन विपरीत होंगे, इसलिए किसी एक पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो मैं ऐसे यदि IHP का आवेश घनत्व Q1 मानता हूं और OHP के आवेश घनत्व को Q2 मानता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन या संबंध आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? तो ये पूरा का पूरा मॉडल था जो आप लोगों ने पढ़ा, हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग दूसरा मॉडल पढ़ते हैं। पहले मॉडल में कोई विशेष बात है ही नहीं, बस इतना मानना है कि OHB एक फिक्स है, एक स्थिर है, स्टैटिक फेज है। अब जो दूसरा मॉडल आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल B। दूसरे मॉडल का नाम है गोए चैपमैन मॉडल। गोए चैपमैन मॉडल, ये मॉडल गोए और चैपमैन ने दिया है। इस मॉडल में और पहले मॉडल में एक ही फर्क है, पहले मॉडल ने तो OHP को फिक्स लेयर माना है और इसने गतिशील प्रावस्था माना है, विसरित या डिफ्यूज्ड फेज माना है OHP को। ध्यान से देखो, इस मॉडल के अनुसार मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड पर आप प्लस माइनस जो भी आवेश मानते हैं वो आवेश मान लो, और ये तो बन गई आप लोगों की IHP। अब ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। और ये यहाँ विद्युत अपघट्य है। इस विद्युत अपघट्य में यहाँ ये जो दूसरी OHP बनेगी, ये एक विसरित डिफ्यूज्ड है, यानी जो OHP बन रही है, ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाए हैं ये OHP है, और इस इलेक्ट्रोलाइट या इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में ये धनावेश उपस्थित थे। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जो OHP है यानी आउटर हेल्महोल्ट्ज़ फेज है, ये यहाँ पर विसरित, अंग्रेजी भाषा में कहें तो डिफ्यूज्ड या मोबाइल फेज है, या और मोबाइल फेज यानी गतिक प्रावस्था है। ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये आवेश गति करते रहते हैं OHP। अब गोए चैपमैन मॉडल में IHP क्या है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ये बात बता देता हूँ नंबर 1 लिख करके। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार OHP गति को या डिफ्यूज्ड फेज है, यानी अब इसके चार्ज जो हैं वो गति कर रहे हैं एक जगह
स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग देखो दूसरी बात। अब मान लीजिए आप यहाँ से इधर आर की ओर जा रहे हैं, आर की ओर जा रहे हैं, तो समस्या क्या है, विभव के मान में कमी तो आ रही है, लेकिन एक बड़ा फर्क देखो आप। इस मॉडल में तो यहाँ आवेश था, इसके बाद अचानक से आवेश शून्य हो जाता है। तो यदि आप V और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो रेखीय ग्राफ आएगा। यहाँ धनावेश या चार्ज खत्म, इसके बाद वोल्टेज भी खत्म। OHP के बाद चार्ज खत्म तो पोटेंशियल भी खत्म या विभव भी खत्म। लेकिन इस मॉडल में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ जो आवेश है वो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, आगे जाने पर आवेश घनत्व में कमी जरूर आएगी, लेकिन चार्ज के मान में कमी मतलब शून्य नहीं होगा। यहाँ जो ये आवेश है ये अनंत दूरी पर जाने के बाद शून्य होगा। तो मैं ये लाइन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, तथा OHP का आवेश घनत्व दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है, यानी ये जो आवेश घनत्व है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आवेश घनत्व घटता जाएगा। 2 नंबर बात, इस मॉडल में V यानी पोटेंशियल व R यानी दूरी के मध्य ग्राफ जो है ग्राफ चरघातांकी ग्राफ, हिंदी में इसको बोलते हैं चरघातांकी ग्राफ और अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ग्राफ प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? मैंने आप लोगों को बताया कि जो हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल था उसमें जैसे ही OHP का पॉजिटिव चार्ज आया, उसके आगे जैसे ही थोड़ी सी दूरी बढ़ाई, विभव समाप्त हो गया, पोटेंशियल समाप्त हो गया, क्योंकि चार्ज ही नहीं बचा। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आवेश कम होता जाएगा, लेकिन आवेश शून्य नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो मान लीजिए ये आप लोग V मान रहे हैं, ऐसे ये V है और ये R है। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये तो IHP है जैसा वहाँ मानना था आप लोगों ने, और जो OHP है वो एक जगह फिक्स नहीं है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि जो OHP है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जिसको चरघातांकी ग्राफ कहेंगे, और ये अनंत स्पर्शीय ग्राफ होता है। यह अनंत स्पर्शीय ग्राफ होता है क्योंकि अनंत दूरी पर जाने पर ही इसमें पोटेंशियल शून्य होगी। अनंत स्पर्शीय ग्राफ होगा ये। क्या आप लोग इस बात को समझे हो? यह अनंत स्पर्शीय ग्राफ होता है। यानी हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल और चैपमैन मॉडल में एक बड़ा फर्क है कि हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल में OHP को फिक्स लेयर माना गया है, लेकिन यहाँ OHP को फिक्स लेयर नहीं माना गया, यह विसरित है। यानी ये जो चार्ज है ये मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ के जो विपरीत आवेशित आयन है वो इलेक्ट्रोड से आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रोड के पास इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, दूरी बढ़ने के साथ साथ इनकी डेंसिटी में कमी आ रही है। नंबर 3 बात, अब यहाँ जो धारिता का यहाँ एक समांतर प्लेट संधारित्र के साथ तुलना करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो OHP है वहाँ चार्ज एक जगह फिक्स नहीं है,
लेकिन फिर भी यदि आप इसकी धारिता का फॉर्मूला निकालते हैं तो आप लोगों को रटना पड़ेगा। इस मॉडल में धारिता यानी जो कैपेसिटी है, धारिता का सूत्र निम्न है। अब इस मॉडल के अनुसार जो धारिता है इसका फॉर्मूला देखो, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मुझे याद नहीं रहता इसका फॉर्मूला, मैं देख के लिख रहा हूँ। आप 2 बार देख लेना, परीक्षा में आएगा कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा इसमें से गलत है। यदि आप 2 बार देख लोगे तो सही या गलत का निर्णय आप लोग ले लोगे। ये है 2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ये तो वही है सेम, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर सी बटे, यहाँ सी नोट भी लगा सकते हो और नोट न भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही है, बटे के टी, इसका पूरी का रूट है यानी 1/2 है, इंटू कोस एच जेड सी नोट साइन बटे 2 KT। अब आप लोगों को मैं कुछ संकेतों के अर्थ बता देता हूं। जेड जो है यह विद्युत अपघट्य पदार्थ में जो आयन है उस आयन की संयोजकता है, आयन की संयोजकता है। ई यहाँ पर चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व है। डी नोट यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है आप लोगों ने उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता है। ये यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज नियतांक नहीं, गिब्स बोल्ट्जमैन नियतांक है। बोल्ट्जमैन नियतांक है, ठीक है, ठीक है। और साइन यहाँ पर विभवांतर यानी जो प्लस और माइनस के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए साइन को काम में लिया गया है। हीट टेम्परेचर आप लोगों को पता है, खैर इनको कोई नहीं पूछेगा, आप एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना, 2 बार लिख के देख लोगे आपके याद हो जाएगा। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ तो चार्ज कांस्टेंट है ही नहीं, एक जगह आवेश रुका हुआ नहीं है, इसलिए विभवांतर व दूरी के लिए सूत्र कि आप लोग जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो भी याद रखने वाला है नहीं, आप लोगों को 2 बार पढ़ के देखना है, याद हो तो ठीक है, कभी आता नहीं है। डेल साइन बटे डेल आर या डी साइन बटे डी आर बराबर माइनस माइनस, क्योंकि जो विभव है वो कमी होती जाएगी, 8 KTC0 8 KTC नोट बटे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, इस पूरे का रूट इंटू साइन, वहाँ कोस था या साइन है, एच जेड वही सेम सी नोट साइन बटे 2 KT। अब ये आप लोगों को याद रखना है, देखो इसको सिद्ध करने से, इस डेरिवेशन को डिराइव करने से कोई लाभ नहीं है, न कोई लाभ मिलने वाला है। नंबर 5 बात इसके आवेश घनत्व की है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, चार्ज डेंसिटी में ये ध्यान रखना है कि जो IHP है उसका आवेश घनत्व है और OHP का आवेश घनत्व है, क्योंकि OHP में जो आवेश है वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो घूमते रहते हैं और बिखरे पड़े हैं, इस वजह से जो OHP वाला फेज है
वहाँ पर आवेश घनत्व कम हो जाता है और IHP का आवेश घनत्व ज़्यादा रहता है। तो आप यदि IHP की चार्ज डेंसिटी को Q1 मानते हो तो Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 होगा, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। ये था दूसरा मॉडल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अब आता है नंबर 3 सी, तीसरा मॉडल जो सबसे अच्छा मॉडल है, जिसे स्टर्न मॉडल कहते हैं। स्टर्न मॉडल कहा जाता है। स्टर्न मॉडल क्या चीज़ है? स्टर्न मॉडल दोनों की बातों से सहमत है। स्टर्न मॉडल कह रहा है हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन भाई साहब भी दोनों सही थे और जो गाय चैपमैन थे वो भी दोनों सही थे। इसके अनुसार OHP स्थिर प्रावस्था भी है और OHP गतिशील प्रावस्था भी है। अर्थात जो स्टर्न मॉडल बना है, स्टर्न मॉडल, यह मॉडल बना है बराबर हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल प्लस गिब्स-नागोए-चैपमैन मॉडल। अब आपको पता है कि मेन चीज़ यही आएगी कि कौन सा मॉडल जो है वो OHP को फिक्स प्रावस्था मानता है, कौन सा मॉडल OHP को गतिशील मानता है। अब ये क्या मानता है? ये ऐसे मानता है, मान लीजिए ये IHP है और यहाँ कोई न कोई चार्ज है। अब ये मॉडल मानता है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स से जो दूसरा OHP बनेगी, में एक जो परत बनेगी, एक OHP की परत बनेगी, वो तो ऐसे बनेगी और बाकी जो OHP है वो ऐसे जो चार्ज है वो बिखरे पड़े रहेंगे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये जो OHP है, ये OHP में दो स्तर हैं। मैं एक को फर्स्ट स्तर मानता हूँ, दूसरे को सेकंड स्तर मान रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वाला स्तर है ये तो फिक्स्ड है, ये स्थिर है, और ये जो सेकंड वाला स्तर है ये फिक्स नहीं है, ये डिफ्यूज्ड है, यानी ये गतिक है, गतिशील है। ये फिक्स वाला जो स्तर है ये तो हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल पर आधारित है और ये वाला गाय चैपमैन मॉडल पर आधारित है। इस प्रकार से स्टर्न मॉडल ये मानता है IHP को तीनों के तीनों मॉडल एक जैसा ही मानते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, जानकारी लिख देता हूँ कि इस मॉडल के अनुसार OHP गतिक व स्थिर दोनों प्रकार की होती है। फिर दोनों प्रकार की होती है। अब ये बात तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भी इसका जो पहला एक परत है वो जो फर्स्ट परत है वो स्थिर परत है, वो हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल का अनुसरण कर रही है। इसका जो दूसरा भाग है वो गाय चैपमैन मॉडल का अनुसरण कर रही है, वो गतिशील है। ऐसा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप ऐसे यहाँ से दूरी बढ़ाएंगे तो विभव में या पोटेंशियल में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, ज़रा ध्यान से देखना आप लोग। अब मैं यहाँ कुछ समझा नहीं रहा, मैं यहाँ V और R के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुनना। ये V और R के बीच में ग्राफ है और इस ग्राफ में आप लोगों ने इसको तो IHP मानना ही माना है, और मान लीजिए ये OHP है दूसरा OHP। अब आप लोगों को पता है कि यदि आप इस मॉडल को हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल मानते हैं तो V और R के बीच में जो ग्राफ आएगा वह रेखीय ग्राफ आएगा। इस मॉडल में यहाँ तक हमने ये मान लिया कि यह मॉडल हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल था। यहाँ तक का ग्राफ इस प्रकार का आ गया जो रेखीय ग्राफ है। इसके बाद में ये मॉडल गाय चैपमैन मॉडल हो गया। इसके बाद में ये चरघातांकी ग्राफ आ जाएगा।
यानी आगे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में कमी आती जाएगी। यानी मैं ये यहाँ ऐसे लिखता हूँ कि यह तो हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल के अनुसार है, पेरीन मॉडल के अनुसार है, जहाँ पर रेखीय ग्राफ प्राप्त हुआ है, रेखीय। और ये वाला जो मॉडल प्राप्त हुआ इसके बाद यहाँ से लेकर के आगे जो भी प्राप्त हो रहा है यह आप लोगों को गाय चैपमैन मॉडल के अनुसार प्राप्त हो रहा है और ये एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी ग्राफ मिल रहा है जो अनंत स्पर्शीय ग्राफ प्राप्त होगा आप लोगों को। क्या आप लोग इस बात को समझे हो? अब आगे की बात समझो। नंबर 3, इस मॉडल में क्या है ध्यान से देखो आप लोग। ये मॉडल ऐसे मानता है, जरा ध्यान से देखना, ये ऐसा मानता है ये एक ये IHP है, IHP, ये OHP है ना, OHP। अब इसके बाहर एक विपरीत आवेशित आयनों की एक परत और बनेगी। हालांकि ये डिफ्यूज्ड है और ये एक बहुत ही दुर्बल, और इसके बाद एक विपरीत आवेशित आयनों की परत और बनेगी, क्योंकि आगे के बाद में जो आयन आगे बिखरे पड़े हैं वो विपरीत आवेशित आयनों को फिर से आकर्षित करेंगे और ये परत आगे बनेगी यहाँ तक। हालांकि ये बहुत ही अस्थायी है। आप लोग याद रखना कि इस मॉडल में इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, मैंने EI लिखा है, इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस की दो श्रेणीबद्ध यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों से तुलना की गई है। यानी दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनसे इसकी तुलना की गई है, इनकी कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ जो पहला संधारित्र है या पहला कैपेसिटर है ये C1 इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी C2 है। तो यहाँ जो तुल्य संधारित्र की धारिता आ जाएगी वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 आ जाएगी। यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, और जब संधारित्रों को या कैपेसिटर को जोड़ते हैं तब 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। यहाँ जो C1 है इसका तो मान होगा हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल के अनुसार, हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल के अनुसार, और यहाँ जो C2 है इसका मान होगा गोय चैपमैन मॉडल के अनुसार। यानी आप C1 और C2 का ये मान रख करके C की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कहीं काम नहीं आएगी आप लोगों की। अब इसके चार्ज डेंसिटी या आप लोगों को मैं इसका आवेश घनत्व बता देता हूँ। जो स्टर्न मॉडल है इसमें आवेश घनत्व ऐसे बोलता है कि हम जो IHP का चार्ज है, इंटरनल हेल्महोल्ट्ज़ फेज का चार्ज घनत्व या आवेश घनत्व बराबर होगा, यहाँ बराबर होगा किसके? बराबर होगा, आगे दो प्रकार की फेज या दो प्रकार की अवस्थाएं बन रही हैं। पहली अवस्था तो बन रही है हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन, और एक बन रही है गोय चैपमैन मॉडल। इन दोनों के अनुसार जो आवेश घनत्व होगा इनका जोड़, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या आएगा? विपरीत। मतलब यदि आप IHP का आवेश घनत्व Q1 मानते हैं तो आगे Q2 प्लस Q3 आ जाएगा। हालांकि इन आवेश घनत्वों से संबंधित कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही आसान, बहुत ही साधारण क्वेश्चन आता है कि कहाँ इन दोनों को माना गया है। एक प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न इस प्रकार से आया है कि स्टर्न मॉडल होता है, ऑप्शन ए केवल हेल्महोल्ट्ज़ पेरीन मॉडल, बी केवल गोय चैपमैन मॉडल, सी इन दोनों का मिश्रण, डी यह एक स्वतंत्र मॉडल है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा। ये प्रश्न आया हुआ है।
आप लोगों को ये तीनों मॉडल अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल में मेन लाइन ये याद रखनी है कि यह मानता है कि OHP एक स्थिर प्रावस्था है। दूसरा गोई चैपमैन मॉडल मानता है कि यह एक विसरित या डिफ्यूज्ड फेज है। और तीसरा स्टर्न मॉडल मानता है कि यह इन दोनों से मिलकर के बना है। इसकी एक परत स्थिर होगी और दूसरी जो आगे की परतें होंगी वो डिफ्यूज्ड होंगी या विसरित परतें होंगी। एक दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो मॉडल पेपर से लिखे हैं। पहला प्रश्न था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, झिल्ली साम्य का संबंध है, तो वहाँ एक ऑप्शन था इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस से, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस का कौन सा मॉडल इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस को एक समांतर प्लेट संधारित्र मानता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र मानता है वो हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल है। मैंने आप लोगों को अभी करवाया था। एक क्वेश्चन और मैंने देखा, वो लिख दिया, टर्न इंटरफेस मॉडल में शामिल है। अभी मैंने बताया था टर्न इंटरफेस मॉडल में हेल्महोल्ट्ज़ पेरिन मॉडल प्लस में शामिल है बाय चैपमैन मॉडल। ये था साथियों मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया का पूरा पार्ट जो मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में करवाया है। आप लोग अच्छे से पढ़ें। मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन अभी तक RPSC फर्स्ट ग्रेड में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत सर्च किया, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आगे और आता है तो मैं आप लोगों को उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन और कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अपने साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और हिंदी माध्यम में झिल्ली साम्य या इक्विलिब्रिया को समझाने वाले टीचरों की बहुत कमी है साथियों, इसलिए हिंदी माध्यम के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय श्री राम।